बहुत से लोग मेरे चैनल पर ये सवाल पूछते हैं कि मैंने सारे सही म्यूचुअल फंड चुने हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो सही है? ये कॉमन मिस्टेक है जहां लोग म्यूचुअल फंड एनालिसिस को म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो एनालिसिस समझ लेते हैं। ये वैसा ही है कि हम इंडियन क्रिकेट टीम की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का एनालिसिस इंडिविजुअल प्लेयर के एनालिसिस के बेसिस पे करते हैं। आई एम श्योर अगर इंडियन क्रिकेट टीम में सारे प्लेयर्स विराट कोहली हैं तो हमारे जीतने के चांसेस अच्छे ना होकर के थोड़े से बुरे हो जाएंगे। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कलेक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड है, पर यहाँ उसे एनालाइज करने के लिए कुछ ब्रॉड लेवल बड़े सवालों के साथ उसे शुरू करना चाहिए, जैसे कि मेरे इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरे इंडिविजुअल फंड तो अच्छा रिटर्न दे रहे हैं पर ये अच्छे रिटर्न की डेफिनेशन क्या है, मेरा पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन क्या किसी रिस्क को बढ़ा रहा है या किसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहा है, क्या कोई म्यूचुअल फंड मेरे पोर्टफोलियो को स्लो डाउन कर रहा है। ऐसे सवालों का जवाब पोर्टफोलियो एनालिसिस से ही मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं कवर करना चाहूंगा कि पोर्टफोलियो एनालिसिस क्यों करना चाहिए, इसे कब करना चाहिए और इसे करने का सही तरीका क्या है। ये सारा एनालिसिस मैं किसी थ्योरी के बेसिस पे नहीं करूंगा, बल्कि अपने खुद के पोर्टफोलियो पर ट्रांसपेरेंटली दिखाऊंगा, तो आपको मेरी गलतियों से या कुछ सही डिसीजन से सीखने का मौका भी मिलेगा। हेलो जी, माय नेम इज अमित उपाध्याय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने एक लंबे कॉर्पोरेट करियर के बाद रिसेंटली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव किया है और मैं अपने चैनल के थ्रू अपनी लर्निंग आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो इस वीडियो के इंट्रोडक्शन से पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या है ये आपको समझ तो आ ही गया होगा, बट इसके दो ब्रॉड पार्ट होते हैं। पहला है मैक्रो एनालिसिस, जहां पर हम डिफरेंट फंड एज अ टीम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं वो देखेंगे। दूसरा है माइक्रो एनालिसिस, जहां फर्स्ट एनालिसिस के बेसिस पे जो इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड लेवल पर प्रॉब्लम है हम उनको एनालाइज और फिक्स करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में मैं प्राइमरीली मैक्रो एनालिसिस पे फोकस करूंगा। फंड लेवल माइक्रो एनालिसिस मेरे पिछले वीडियोस में कुछ हद तक कवर है, जहां पर कि आप बेस्ट फंड कैसे चूज करते हैं वो सिखाया गया है। तो बहुत क्विकली समझने की कोशिश करते हैं म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो एनालिसिस करना क्यों चाहिए। मोस्ट ऑफ द लोग जब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो वो किसी एक बहुत क्लियर ऑब्जेक्टिव या प्लानिंग के साथ नहीं शुरू करते हैं, या प्लानिंग के साथ शुरू किया भी तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है कि आपके ऑब्जेक्टिव बदल गए हों, या फिर उसी पोर्टफोलियो में जो डिफरेंट कैटेगरी है उसमें कुछ अंडर परफॉर्म करेंगी, कुछ आउट परफॉर्म करेंगी। उसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो किसी एक कैटेगरी या एसेट की तरफ मूव भी कर सकता है। जहां तक ये सवाल है कि कब करना चाहिए, एक्चुअली एक शेड्यूल एक्टिविटी हो सकती है जिससे कि आप एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर या फिर एवरी ईयर कर सकते हैं। आइडियली आप अपने गोल के जितने करीब हैं उतना ही आपको अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जानी चाहिए। कुछ मेजर ट्रिगर पर ही एनालिसिस जरूर करना चाहिए, जैसे कि इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल या ग्लोबल मेजर इवेंट हुए हैं, जैसे कि कोविड पैंडेमिक जब हुआ था या रिसेंट ट्रेड वॉर के टाइम में। ऐसे मेजर इवेंट पर ही एनालिसिस करना मैंडेटरी है। इस एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसमें क्या देखना चाहिए। एक्चुअली पोर्टफोलियो एनालिसिस में 4 सवालों के जवाब मिलना बहुत जरूरी है। पहला सवाल कि मेरा पोर्टफोलियो एक बेंचमार्क के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है, जैसे लार्ज कैप निफ्टी 50 के अगेंस्ट मेजर किया जाता है, मिड कैप निफ्टी मिड कैप 150, स्मॉल कैप निफ्टी स्मॉल कैप 250 और फ्लेक्सी कैप निफ्टी 500। अगर आपका पोर्टफोलियो डिफरेंट कैटेगरी के म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन है तो एक ब्लेंडेड इंडेक्स जो कि इन सब इंडेक्सेस को एक कॉम्बिनेशन में रखता है, उसके अगेंस्ट अपना पोर्टफोलियो एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल है कि मेरा पोर्टफोलियो डिफरेंट एसेट क्लासेस में कैसा परफॉर्म कर रहा है और उस एसेट क्लास का मेरी रिस्क प्रोफाइल पर कैसा इंपैक्ट पड़ता है। तीसरा सवाल होना चाहिए कि मेरा पोर्टफोलियो एक का डिस्ट्रीब्यूशन लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कैसा है और उसके बेसिस पे मेरे पोर्टफोलियो के रिस्क और रिवॉर्ड पर क्या इंपैक्ट हो सकता है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या कोई ऐसा इंडिविजुअल फंड है जो मेरे पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस को इंपैक्ट कर रहा है। इसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं कि इस एनालिसिस को करने का राइट टूल क्या है। कुछ लोग ये एनालिसिस एक्सेल शीट पर करते हैं जो कि काफी ज्यादा मुश्किल है। आपने पहले भी देखा है कि मैं अक्सर मॉर्निंग स्टार यूज करता हूँ म्यूचुअल फंड एनालिसिस के लिए। वहां इंडिविजुअल फंड एनालिसिस करने के लिए तो काफी अच्छे से मेथड्स हैं, बट अगर पूरे टोटल पोर्टफोलियो का एनालिसिस करना है तो वहां पर वो थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए मैं एक ऐसा ऐप ढूंढ रहा था जिसमें कि इन सारे चारों सवालों का जवाब बहुत आसानी से मिल जाता है, और मुझे इंड मनी काफी इफेक्टिव लगा जिसमें कि एनालिसिस करना काफी आसान हो जाता है। आपने मेरे पिछले वीडियोस में भी देखा होगा कि इंड मनी इज वन ऑफ माय फेवरेट एप्स फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। तो ये एनालिसिस मैं उसमें ही करने वाला हूं और आप ये एनालिसिस किसी और ऐप में भी कर सकते हैं, पर मुझे
मुझे इंड मनी इफेक्टिव लगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो इसमें करने में किसी भी तरीके की कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। ये एक्चुअली मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि इट इज माय पर्सनल चॉइस। इस वीडियो के लिए मैंने अपने एक मेजर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को यूज किया है। एक मेरे पास और भी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, उसका एनालिसिस मैं किसी और वीडियो के अंदर कवर करना चाहूंगा। तो यहाँ पर मैं इंड मनी ऐप पर अपना पोर्टफोलियो देखता हूँ, जो कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड रहा। सिंक्रोनाइज करने के लिए मुझे सिर्फ एक फ़ोन नंबर डालना पड़ा और मेरा सारा डेटा यहाँ पर आ गया। और यू कैन सी दैट कि यहाँ पर मैंने लगभग 60 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया था, जो कि लगभग 3.5 गुना बढ़ करके आज के टाइम पे 2.08 करोड़ हो चुका है। बहुत सारे लोगों के लिए ये स्टेप ही काफ़ी रिवीलिंग होगा, क्योंकि इंड मनी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मेथड और डीमैट मेथड दोनों से ही किए हुए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को एक जगह ला करके दिखाता है। तो कुछ लोगों ने जिन्होंने कि शायद डिफरेंट एप्स पे डिफरेंट तरीकों से इन्वेस्टमेंट किया होगा, उनको शायद ये पहला स्टेप ही काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। सो यहाँ पर मुझे ऑलरेडी कुछ अलर्ट्स दिख रहे हैं रिलेटेड टू रेगुलर फंड। मैं उसके बारे में अभी बात नहीं करूंगा, ये एक ऐप फीचर है, बट स्पेसिफिकली हमें फोकस करना है कि हमारा पोर्टफोलियो एनालिसिस कैसे होगा। सो यहाँ पर अगर मैं व्यू एनालिसिस सेक्शन के अंदर जाता हूँ तो आई कैन सी दैट कि यहाँ पर ब्लेंडेड बेंचमार्क जो है वो कंप्यूट हो चुका है, जो कि मेरे डिफरेंट पोर्टफोलियो के कॉन्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग है। ब्लेंडेड बेंचमार्क के अगेंस्ट अगर मैं देखता हूँ तो सिंस द इंसेप्शन ऑफ माय पोर्टफोलियो मुझे 15.23% का रिटर्न मिलता, जो कि मेरे पोर्टफोलियो के अंदर मुझे 16.89% का रिटर्न मिला है, जो कि लगभग 1.6% 1.7% के करीब एक्स्ट्रा रिटर्न है, जो कि काफी पॉजिटिव साइन है। दैट इटसेल्फ इज लाइक फर्स्ट रिलीफ फॉर मी कि ये काफी ठीक परफॉर्म कर रहा है। मैं यहाँ चाहूँ तो ये बेंचमार्क को चेंज करके भी मैं देख सकता हूँ। अगर मैं ये निफ्टी 50 के अंदर मैंने इन्वेस्ट किया होता तो मुझे लगभग 11.79 का रिटर्न मिलता और मेरा पोर्टफोलियो आज के टाइम में 1.3 CR के करीब ही होता। सो मैंने निफ्टी 50 से 5% से भी ज़्यादा का रिटर्न निकाला है, जो कि काफ़ी अच्छा है मेरे पोर्टफोलियो के लिए। यही अगर मैं निफ्टी मिड कैप 50 के अगेंस्ट देखता हूँ तो मुझे थोड़ा सा स्लाइटली कम रिटर्न मिला है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जर्व करने के लिए कि अगर मैं निफ्टी मिड कैप के अंदर पूरा का पूरा पोर्टफोलियो करता, जो कि बहुत प्रैक्टिकल नहीं है, तो मुझे शायद थोड़ा और बेटर रिटर्न मिल सकते थे। और वही अगर मैं स्मॉल कैप में देखता हूं तो मैं उसके ऑलमोस्ट इनलाइन हूं, स्लाइटली मुझे बेटर रिटर्न मिला है स्मॉल कैप इंडेक्स के कंपैरिजन में। अगर यही मैं एनालिसिस जो है डिफरेंट ईयर के अकॉर्डिंगली करता हूं, 3 ईयर की ड्यूरेशन के अंदर, यहाँ पर मैं इसको चेंज करके ब्लेंडेड बेंचमार्क करता हूँ, 3 ईयर्स के कंपैरिजन में 1 ईयर के हिसाब से और 3 मंथ्स और 1 मंथ, इन सभी डिफरेंट टाइम फ्रेम में देखता हूं तो मेरा पोर्टफोलियो ब्लेंडेड बेंचमार्क से बेटर ही परफॉर्म कर रहा है। सो दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि मेरे पोर्टफोलियो में कोई ऐसा सिस्टेमिक प्रॉब्लम नहीं है कि लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के अंदर एज वेल एज शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के अंदर वो कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करता है। तो पहले सवाल का जो मेरा जवाब था, जो मैं ढूंढ रहा था, वो काफी हद तक उसका रिजल्ट जो है पॉजिटिव है और ये काफी बड़ा ग्रीन सिग्नल है। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं, जो हम जानने की कोशिश करते हैं कि मेरा जो है इक्विटी एलोकेशन कैसा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा इक्विटी एलोकेशन लगभग 90 to 93% के करीब है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ इक्विटी एलोकेशन है। इसमें बहुत थोड़े बहुत परसेंटेजेस जो हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर हैं। स्पेसिफिकली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं इसे काफ़ी हद तक कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि मैंने ये पोर्टफोलियो पूरा का पूरा इक्विटी के लिए बनाया हुआ है। तो अगर इसका एलोकेशन 90% से ज़्यादा इक्विटी के अंदर है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा डेट का जो इन्वेस्टमेंट है वो म्यूचुअल फंड के थ्रू मैं नहीं करता हूँ, जिसके बारे में मैं सेपरेटली कभी बात करूंगा। एट द सेम टाइम मैं गोल्ड ETF के थ्रू करता हूँ, तो वो भी सेपरेट है। अगर आप इतना ज्यादा इक्विटी एक्सपोजर नहीं चाहते हैं और यही आपका प्राइमरी पोर्टफोलियो है तो आप इसे केयरफुली इवैल्यूएट कीजिए। मैंने पहले कुछ वीडियोस भी बनाए थे जिसके अंदर मैंने स्पेसिफिकली इक्विटी एलोकेशन और गोल्ड इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी, और शायद वो वीडियोस आपके लिए थोड़े से हेल्पफुल होंगे। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे लेकर के जाता हूं और मैं अपने मार्केट कैप एलोकेशन को देखता हूं तो मेरा लगभग 37% लार्ज कैप में, 34% मिड कैप में और 20% के करीब स्मॉल कैप में है। तो यहाँ पर मेरा लार्ज कैप में जो इन्वेस्टमेंट है वो सबसे ज़्यादा है। मैं काफ़ी हद तक इस चीज़ को लेकर के कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि ये लार्ज कैप में हाईएस्ट एलोकेशन मेरे पोर्टफोलियो को एक तरीके की थोड़ी सेफ्टी देता है। एज मैं अपने करियर में और आगे प्रोग्रेस करूँगा मैं इसको और भी शायद बढ़ाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं अभी अपने रिस्क को मिनिमाइज करना चाहता हूँ। तो अगर मेरे मिड कैप और स्मॉल कैप में कंबाइंड आप देखते हैं तो लगभग 55% के करीब है, जो कि मैंने ऐसा प्लान किया था। और मैं
चूँकि अक्सर रीबैलेंसिंग करता रहता हूँ तो ये काफ़ी हद तक बैलेंस स्टेट के अंदर है। अगर आपका पोर्टफोलियो आपके जो भी आपने अपने लिए बेंचमार्क बना रखा है उससे 5% से ज़्यादा डेविएट करता है तो वहाँ पर आपको शायद रीबैलेंसिंग करनी पड़ेगी। जैसे कि इन माय सिचुएशन कि मैंने 55% का अपना बेंचमार्क बना रखा है स्मॉल कैप और मिड कैप का कॉम्बिनेशन, जिसे कि हम मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल के अंदर रखेंगे। अगर उससे ज़्यादा बढ़ करके ये 60% हो जाता है तो यहाँ पर हो सकता है कि मैं पोर्टफोलियो को लार्ज कैप की तरफ मूव करने की कोशिश करूँगा, और ये आप भी इसी तरीके के स्टेप ले सकते हैं। आज के टाइम में मेरा पोर्टफोलियो काफ़ी बैलेंस्ड है तो मुझे ये स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है, बट एज टाइम प्रोग्रेसेस और जहाँ पर कि मैं अपने लार्ज कैप का डिस्ट्रीब्यूशन 40% 45% ले जाना चाहूँगा तो स्लोली मैं जो म्यूचुअल फंड है जिनका कि एक्सपोजर स्मॉल कैप या मिड कैप पे ज़्यादा है वहाँ से मैं फंड स्विच करूँगा अपने लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की तरफ। अगर मैं नेक्स्ट स्टेप पर आता हूँ और मैं स्पेसिफिक फंड्स के परफॉर्मेंस को समझने की कोशिश करता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे कि मेरे आउट परफॉर्मेंस के अंदर काफ़ी सारे फंड्स हैं जो कि काफ़ी हद तक सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म कर रहे हैं। 4% और 2% अपने इंडेक्स से, और अपने इवन यहाँ पर HDFC फ्लेक्सी कैप तो लगभग 8% से ज़्यादा अपने बेंचमार्क से ऊपर जा रहा है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इट्स जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट माय पोर्टफोलियो, तो आप ये समझ सकते हैं कि मेरा एनालिसिस है। बट यहीं पर अगर मैं अंडर परफॉर्म कैटेगरी के अंदर जा करके देखता हूँ तो मुझे समझ में आएगा कि मेरा कोई भी फंड अंडर परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगेन इट्स अ वेरी पॉजिटिव ग्रीन साइन कि मुझे एज सच कोई इमरजेंसी रिस्क नहीं दिखता है मेरे पोर्टफोलियो पर। बट वहीं अगर मैं इनलाइन कैटेगरी के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे थोड़े से रिवीलिंग डेटा मिलते हैं। मेरे पास ये बंधन फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है, इसमें ये वन ऑफ द मिस्टेक है जहाँ पर कि मैंने इस फंड के अंदर इन्वेस्ट किया, फंड मैनेजर चेंज हो रहा था बट उसके बावजूद मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, दैट इज द रीजन इट इज स्टिल अंडर परफॉर्मिंग। और अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर ये बता रहा है कि इनलाइन मीन्स कि ये अपने बेंचमार्क के ऑलमोस्ट आसपास है, कोई बहुत सीवियरली अंडर परफॉर्म नहीं किया है बट ओवर परफॉर्म भी नहीं कर रहा है। दैट्स अ साइन दैट आई नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। अगर आपने देखा था तो मेरा म्यूचुअल फंड का ओवरऑल पोर्टफोलियो लगभग 17% CAGR का रिटर्न दे रहा है, और यहाँ पर ये दोनों म्यूचुअल फंड 14% और 15% के करीब रिटर्न दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये दोनों म्यूचुअल फंड मेरे पोर्टफोलियो को ड्रैग डाउन कर रहे हैं, और अगर मैंने इसको इसी तरह से छोड़ दिया तो मेरा जो CAGR रिटर्न मेरे पूरे पोर्टफोलियो का है उसमें मेरा डिप आना शुरू हो जाएगा। वहीं अगर आप देखते हैं तो इनलाइन कैटेगरी के अंदर कोटक का मिड कैप फंड भी है जो कि अगेन बहुत ग्रेट परफॉर्मर नहीं है बट स्टिल इट इज़ नॉट अ सीरियस प्रॉब्लम। अभी भी ये मेरे जो ओवरऑल रिटर्न है मेरे पोर्टफोलियो का जो CAGR है उससे बेहतर है, तो ये मेरे पोर्टफोलियो को ड्रैग डाउन नहीं कर रहा है कंपेयर टू ये बंधन का फंड जो कि ड्रैग डाउन कर रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आता है जो आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई म्यूचुअल फंड स्पेसिफिकली आपके पोर्टफोलियो को ड्रैग डाउन कर रहा है तो आप उसे बहुत ही क्विक उस पर एक्शन लेना आपके लिए ज़रूरी है। मैं अगर यहाँ पर स्पेसिफिकली अंदर जाता हूँ और क्लिक करके देखता हूँ तो क्लियरली ये बताता है कि ये रेगुलर फंड है और जिसमें मैं लगभग 44,000 के करीब कमीशन दे रहा हूँ। तो दैट इज़ इवन अ बिगर रीज़न कि मुझे ये स्टेप काफ़ी जल्दी लेना पड़ेगा। और अगर इसी स्टेप को मैं थोड़ा सा और आगे एनालाइज करके देखता हूँ और देखता हूँ कि इस कैटेगरी के अंदर डिफरेंट फंड के अगेंस्ट ये कैसा परफॉर्म कर रहा है, जो कि शायद काफ़ी हद तक आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखा भी होगा, मैंने कंपैरिजंस किए हैं। तो इवन 1 ईयर और 3 ईयर की ड्यूरेशन में अगर मैं देख रहा हूँ इन सभी के अंदर ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर नहीं है। अपने कैटेगरी के बेंचमार्क से कंसिस्टेंटली ही ये लो परफॉर्म कर रहा है। इवन अप टू द ड्यूरेशन ऑफ 6 मंथ्स भी मैं देखता हूँ ये लोएस्ट तो नहीं बट समवेयर लोअर एंड पर परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर ये बात बहुत क्लियर हो जाती है कि इस म्यूचुअल फंड से एग्जिट करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और इसको मैं मूव करके किसी हायर परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर मूव करना चाहूँगा। वो कौन सा फंड होगा, शायद उसका आंसर बहुत सिंपल होगा। अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे हैं जिसमें कि मैंने फ्लेक्सी कैप को कवर किया था, ये मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर करूंगा कि इसको स्विच कैसे करना चाहिए, किन पैरामीटर को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर मैं इसी एनालिसिस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं और मैं ये देखने की कोशिश करता हूं कि मेरे पोर्टफोलियो का सेक्टर एलोकेशन कैसा है। ये एक ब्रॉड लेवल व्यू है, इन चारों सवालों से थोड़ा सा बाहर है, बट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आता है कि
फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर एक्सपोजर जो है लगभग 31% के करीब है, जो कि काफ़ी स्लाइटली ज़्यादा मैं कहूँगा। 30% के बियॉन्ड अगर एक सेगमेंट पे हो जाता है तो वहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए। यहाँ पर मेरे लिए एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि क्या मैं फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर पे मैं इतना ट्रस्ट करता हूँ कि वहाँ पर मैं अपना इतना हायर एलोकेशन या इससे ज़्यादा बढ़ता है तो मैं उसे अफोर्ड कर सकता हूँ। तो जब मैं स्विच करूँगा तो उस समय मैं बहुत केयरफुली देखूंगा कि जिस भी फंड के अंदर मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ वहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज कैटेगरी के अंदर एक्सपोजर और ज़्यादा ना बढ़ जाए। और ये मेरे लिए एक और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मैं इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं अभी इसके बियॉन्ड फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पर अगर हम डिटेल में देखते हैं तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर HDFC बैंक, ICICI बैंक सबसे ज़्यादा ऊपर हैं एलोकेशन में। तो अगर मैंने HDFC बैंक या ICICI बैंक के शेयर्स अपने इक्विटी पोर्टफोलियो के अंदर भी खरीदे तो यू कैन इमेजिन कि फिर तो मेरा फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर बहुत ज़्यादा एलोकेशन बढ़ जाएगा, जो कि थोड़ा सा एक सेक्टर के लिए इतना ज़्यादा एक्सपोजर ठीक नहीं होगा। तो इवेंचुअली अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को फिर से समराइज करके देखते हैं तो मेरे पोर्टफोलियो का मुझे ये आंसर मिलता है। पहला सवाल कि मेरा पोर्टफोलियो ओवरऑल बेंचमार्क के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म करता है, काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ब्लेंडेड बेंचमार्क को लगभग 1.5 से 2% के बीच में आउट परफॉर्म कर रहा है, विच इज अ ग्रीन साइन। दूसरा पॉइंट कि मेरा पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा इक्विटी सेंट्रिक है, बट आई एम कंफर्टेबल विद दैट बिकॉज मैंने ये पोर्टफोलियो इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए ही बनाया था। तीसरा पॉइंट कि मेरे पोर्टफोलियो का एलोकेशन कैसा है, तो वो लार्ज कैप सेंट्रिक है। मिड कैप और स्मॉल कैप का कॉम्बिनेशन लगभग 55% है, जो कि मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल के अंदर आता है। और मैं इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे लार्ज कैप का पोर्टफोलियो बढ़ाना चाहूंगा, बट इसको कॉन्स्टेंटली वॉच करना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चौथा क्वेश्चन जो मेरा था कि कौन सा फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो मैं क्लियरली देख सकता हूं कि एक फंड है जो कि मेरे पोर्टफोलियो को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, तो इसको जितना जल्दी हो सके मैं स्विच करूं, ये मेरे पोर्टफोलियो के लिए बेहतर होगा। तो आप सेम एनालिसिस अपने पोर्टफोलियो के लिए भी कर सकते हैं। ये सभी सेम स्टेप अगर आप करेंगे तो आपको अपने पोर्टफोलियो के बारे में काफी इंटरेस्टिंग इंसाइट मिलेगा। अगर इंड मनी यूज करते हैं तो शायद ये पूरा का पूरा एनालिसिस आपके लिए काफी ज्यादा सिंपल भी होगा, बट आप ये किसी और टूल के अंदर भी एनालिसिस कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी इंसाइटफुल लगा होगा। मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को देख करके आपको काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें समझने के लिए मिली होंगी। इसमें कोई मैं एक स्पेसिफिक आंसर नहीं दे रहा हूं कि आप ये कीजिए और आपका पोर्टफोलियो अच्छा हो जाएगा। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पोर्टफोलियो एनालिसिस को देखना कैसे चाहिए और शायद इससे आपकी पोर्टफोलियो एनालिसिस की एक्सपर्टीज इंप्रूव होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।